खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। जवाहरलाल नेहरू के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस ने एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया, लेकिन पीएम मोदी को दावत नहीं दी गई। इस मौके पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी ने भी राहुल पर पलटवार किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसी तारीखी शख्सियात को किसी फ्रेम में बांधा जा सकता है? क्या इन बड़े लीडरों पर सियासत होनी चाहिए? क्या मुल्क में कांग्रेस बीजेपी के बीच आइडियोलॉजिकल वार चल रहा है? ऐसा ही चंद सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रोहित शर्मा के धमाकेदार क्रिकेट की। श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने कोलकाता में तारीख रकम कर दी है। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई है। रोहित ने 173 गेंदों पर 264 रन की पारी खेली। वनडे क्रिकेट का यह सबसे बड़ा स्कोर है। इसके साथ ही वो वर्ल्ड क्रिकेट में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2 दोहरा सैकड़ा लगाया है। क्या इस धमाकेदार पारी के बाद वर्ल्ड कप के लिए रोहित की जगह पक्की हो गई है? जिस तरह से टीम इंडिया के यंग ब्रिगेड खेल रहे हैं, उससे ये उम्मीद की जाए कि अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। इसी मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब शाह आलम साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जब हम बात कर रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस ने जिस तकरीब का इनेकाद किया है और उस पर जो सियासत हो रही है, उसके तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर और बीजेपी लीडर भी। और जब हम क्रिकेट पर रोहित शर्मा के सेंचुरी पर बात कर रहे होंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल होंगे जूनियर इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अमीकर दयाल साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। जवाहरलाल नेहरू के 125वें यौम पैदाइश के सिलसिले में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की जानिब से एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने आजादी के बाद जदीद हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में पंडित नेहरू की खिदमात का एतराफ किया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कहा कि आज कुछ लोग पंडित नेहरू के ख्वाब और उनके नजरिए को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने मजीद कहा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को नेहरू ने शुरू किया था और उनके बगैर मंगलयान मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। इस तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह समेत पार्टी के कई बड़े लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। एक पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था थी, वहां उन्होंने उद्योग का निर्माण किया, सिंचाई का बुनियादी ढांचा तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध की, विज्ञान और तकनीक की सेवाएं नए भारत को दी। उन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना की जिनके बगैर आज हमारा चंद्रयान मार्स की परिक्रमा कहाँ संभव होती। नेहरू जी की ये विरासत सारे देश की संपत्ति है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के उस नजरिए को जिससे वे भारत को देखते थे, जिसके हिसाब से चलते थे, उसको मिटाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। उसी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सफाई मुहिम महज फोटो खिंचवाने का एक जरिया है। जहां एक तरफ सफाई कराई जा रही है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है। प्यार का असर बहुत दूर तक होता है और आज क्या हो रहा है? आज वही प्यार की नींव, भाईचारे की नींव को तोड़ा जा रहा है। ये देश हमारा घर है। एक तरफ घर की पुताई हो रही,
भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो। फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है, की जा रही। और इनके खिलाफ एक ही संगठन लड़ सकता है, सिर्फ आप लोग लड़ सकते हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस तरह के बयानों से कांग्रेस मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद छोटा कर रही है। वो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की बात करते हैं। समाज को एक करने की बात करनी थी। आज भी उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य के लिए समाज को बांटने का काम किया। इस मौके का भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के आड़ में वर्तमान प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष का मौका तलाशती रही कांग्रेस। और यही वजह है कि आज नफरत की सियासत कांग्रेस कर रही है, न कि भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट शाह आलम साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं अभी बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब। आपका खैर मकदम है, और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो रही हैं कांग्रेस लीडर रीता बहुगुणा जोशी साहब। अभी विजेंद्र गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है, क्या जवाहरलाल नेहरू देश के पहले वज़ीर-ए-आज़म, पहले प्राइम मिनिस्टर, उनके 125वें यौम पैदाइश, 125वें बर्थडे के मौके पर क्या लगता है आपको, जिस तरह से कुछ सियासत होती नजर आ रही है, क्या ये लगता है कि दुरुस्त है? देखिए, बौखलाई हुई कांग्रेस 125वीं जयंती पर देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के राजनीति का घिनौना तांडव कर रहे हैं। आज क्या संदेश देना चाहते थे वो? देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आप वर्तमान प्रधानमंत्री को ना बुलाकर और दूसरे देशों के लोगों को आमंत्रित किया है, तो जब आकर के पूछेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया, तो क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि ये सब देश की जनता देख रही है। जी। और दूसरा हमारा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में स्वच्छता अभियान को विद्यालयों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की बात की थी। जी। अवेयरनेस को लेकर के। अगर अच्छा होता, इन सब दृष्टिकोण से इन सारी चीजों को देखा जाता। लेकिन कांग्रेस लीडरों का कहना है विजेंद्र गुप्ता साहब के, चूंकि जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी में यकीन नहीं रखते, विश्वास नहीं है, जिनका उनको नहीं बुलाया गया है, वो यहां आकर क्या करेंगे, इस वजह से शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया उन लोगों ने, यही वजह बताई जाए। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, ये बात समझ लेनी चाहिए। वो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता, किसी जात बिरादरी का नहीं होता, किसी क्षेत्र का नहीं होता। और दूसरा, आप जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, ना कि किसी पार्टी के। आज इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री को वो एक पार्टी से जोड़कर, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जोड़कर, और वो भी डूबता हुआ जहाज, उससे सिर्फ जोड़कर उनके कद को छोटा कर रहे हैं, उनकी ख्याति को छोटा कर रहे हैं, और इस मौके पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और अपना खोया हुआ एक तरह से आधार ढूंढने की कोशिश करना, ये मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये राजनीति का मौका नहीं है जी। ये मौका था 125वीं जयंती पर, और मैं इनसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों से बताएं, इससे पहले नेहरू जी को उन्होंने कब याद किया है? वो तो गांधी परिवार तक सीमित होकर के रह गए थे और नेहरू तक को भूल गए थे। आज जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बात प्रारंभ की, महात्मा गांधी को याद किया, सरदार पटेल को याद किया, और यहाँ तक कि नेहरू को याद करते हुए ये भी कहा कि इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन तक हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, और उस पर भी टीका टिप्पणी करना, उसमें सहयोग ना करना, उसके साथ ना जुड़ना, ये बहुत निंदनीय है।
जी, लेकिन विजेंद्र गुप्ता साहब, हमें जहां तक याद आ रहा है कि इस सेलिब्रेशन की तैयारी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो तो बहुत पहले बना ली गई थी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तभी। देखिए, आज मेरी जानकारी में आया, तालकटोरा में जो कार्यक्रम था वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री तक को 2 शब्द कहने का मौका नहीं दिया गया। तो सवाल तो ये है कि ये एक पार्टी जो सिर्फ एक परिवार तक सीमित रह गई है और जिसका एजेंडा सिर्फ एक फैमिली से चलता हो, वो अगर ये कहे कि इस वजह से या उस वजह से देश का प्रधानमंत्री होता है, वो सीट पर कोई भी क्यों ना हो जी। अगर मनमोहन सिंह थे तो वो होते, अगर कोई और है तो वो होते। सवाल ये है कि चेहरे देखकर, नाम देखकर अगर आप चीजें तय करेंगे तो यही हश्र होगा और यही स्थिति होगी। और आज पूरा देश कांग्रेस के इस तांडव को, राजनीतिक तांडव को देख रहा है, राजनीतिक प्रपंच को देख रहा है। यानी आपका कहना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर को किसी ब्रैकेट में, किसी फ्रेम में बांधकर नहीं देखा जाना चाहिए। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शाह आलम साहब। शाह आलम साहब, क्या लगता है, क्या किसी भी पर्सनालिटी को, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, क्या इस तरह की जो तारीखी शख्सियात हैं, क्या उन्हें किसी फ्रेम में, किसी ब्रैकेट में डालकर देखा जाना चाहिए? ये कितना मुनासिब है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क की सियासत के लिए और तमाम चीजों के लिए? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का जो रवैया रहा है, नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर प्रधानमंत्री को ना बुलाना, इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है कहीं न कहीं, और जैसा कि कांग्रेस के लीडरान ये बता रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल जो है डिफरेंसेस हैं बीजेपी और कांग्रेस में, जिसकी वजह से उनको इनवाइट नहीं किया गया है या इस प्रोग्राम में। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके से किसी बड़ी शख्सियत को, चाहे मौलाना आजाद की हो, चाहे नेहरू की हो, चाहे गांधी जी की हो, अगर उनको किसी एक फ्रेम के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो किसी फ्रेम के साथ उनका कैद छोटा होगा और वो किसी एक फ्रेम में रह के कैसे रह सकते हैं, जबकि पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया, देश के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शक के तौर पर जाने जाते हैं। तो किसी एक पार्टी से जोड़ना या उस पर अपना जो है दावा साबित करना मेरे ख्याल से किसी पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात, इस मौके पर जो राहुल गांधी की अभी मैं स्पीच सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्वच्छ भारत के नाम के आड़ में नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। ये अगर कुछ हद तक कहा जाए कि नफरत की राजनीति बीजेपी के कुछ उनसुर में है, वो कुछ कर रही है, लेकिन स्वच्छ भारत का जो मिशन मोदी ने शुरू किया है उसके साथ हाथ में हाथ बढ़ाकर के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस पर तनकीद करनी चाहिए। वो दूसरा पहलू है कि उसके आड़ में बीजेपी क्या कर रही है, वो तनकीद का निशाना बनाया जाना चाहिए। जी, तो इसको क्या माना जाए? क्या जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया कांग्रेस ने इस इतनी बड़ी तकरीब में, क्या इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई खुलकर आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है जिसकी वजह से इस तरह की चीजें खुलकर सामने आ रही हैं? देखिए खालिद साहब, जैसे इस प्रोग्राम में ना बुलाना खुद ये साबित कर रहा है कि आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, और अब कांग्रेस को अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए, ना कि इस तरह की छोटी छोटी चीजों में अपने आप को उलझा करके अपने आप को यह साबित करने की जरूरत करे कि ये हमारे हम इसके हकदार है इस तकरीब को मनाने के, और इस पर हमारा हक बनता है। बीजेपी का जो कहना है कि हम ये जो है उनको नहीं बुलाया गया और उनके इस तरीके से इस तरह की कोशिशें की गई कि ताकि ये साबित कर दे कि ये कांग्रेस के अगर है तो हम उसमें शरीक नहीं हो सकते। बीजेपी का भी कोई प्रोग्राम होगा इस तरीके से अगर नहीं बुलाया जाएगा तो दूसरे ममालिक के रहनुमाओं को या वहां के लोगों को हंसने का मौका मिलेगा कि देखिए इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, वो पहले प्रधानमंत्री थे उसमें प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। तो कांग्रेस ने बीजेपी को एक मौका दे दिया। इस तरह के मौके नहीं मिलने चाहिए। अपोजिशन का रोल कांग्रेस को अदा करना चाहिए। महंगाई कम नहीं हो रही है, ब्लैक मनी वापस की जो बात हो रही है, इस तरीके के इशू पर कांग्रेस को जो है वो करना चाहिए, ना कि इस तरह के इशू छोड़ना चाहिए। जी विजेंद्र गुप्ता साहब, एक बात कुछ एक्सपर्ट्स की ये राय है कि इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह के फंक्शन में जो 125वीं जयंती, 125वीं यौम पैदाइश मनाई जा रही जवाहरलाल नेहरू की, कांग्रेस का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाना शायद एक डर था, एक खदशा था कि आजकल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वो मीडिया में और तमाम जगह वो फंक्शन कहीं ऐसा ना कि हाईजैक हो जाए और उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ही छाए रहे, इस वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया, या कोई आइडियोलॉजिकल वार चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, उसकी तरफ यह इशारा करता है। मैं समझता हूं कि आइडियोलॉजिकल वॉर का तो नाम दिया गया है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। सच्चाई तो उसके पीछे ये है कि वज़ीर-ए-आज़म अगर आएंगे तो कांग्रेस जिस तरह से भयभीत है, इस समय डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं वज़ीर-ए-आज़म
श्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ना कह दे और कर दे कि पूरे का पूरा देश उनकी इस बात को अप्रिशिएट करने लगे। जी। और दूसरा, मैं बहुत साफ दिल से कहना चाहता हूं कि अगर किसी कार्यक्रम में वजीर आजम जाते हैं, जी जी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, तो वो कार्यक्रम का रुतबा बढ़ता है। जी। उसकी जो है एक तरह का उस कार्यक्रम का एक स्तर ऊंचा हो जाता है। जी जी। तो आप वजीर आजम को ना बुलाकर कार्यक्रम को, नेहरू जी के कार्यक्रम को छोटा कर रहे हैं। जी जी। उसको बहुत सीमित कर रहे हैं। जी जी। और ये तो खुशनसीबी होती है कि वजीर आजम जिन कार्यक्रमों में आते हैं, जी जी जी, और दिल से बोलते हैं, जी, लेकिन उनको लगता है कि अगर वजीर आजम यहाँ आकर दिल से बोलेंगे तो शायद कांग्रेस का बचा हुआ जो ग्राउंड है वो भी कहीं निपट ना जाए। जी, यानी कहीं ना कहीं से खौफ भी था, नजर आया कांग्रेस में कि अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो कुछ ऐसी बात ना बोल जाएं या कुछ पूरा प्रोग्राम ही हाईजैक ना हो जाए, वो इसको किसी और रुख पे ना मोड़ दें अपनी बातों से। शायद ये भी एक खदशा होगा कांग्रेस के अंदर। हालांकि कांग्रेस ये बोल रही है कि आइडियोलॉजिकल वॉर एक तरह से चले, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। शाह आलम साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में हम ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर रोहित शर्मा ने एक तारीख रकम कर दी है। रोहित ने रनों की बरसात कर दी और उन्होंने 264 रन बनाए 176 गेंदों में। रोहित शर्मा वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2 मरतबा डबल सेंचुरी बनाई है। वो दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं, पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2 मरतबा डबल सेंचुरी बनाई है। इससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं कि वर्ल्ड कप में क्या उनकी जगह पक्की होगी, क्या यंग ब्रिगेड, क्या जो आइंदा वर्ल्ड कप है हिंदुस्तान को दिलाने में कामयाब होगा। और गुफ्तगू में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे होंगे खेल सहाफी शबाब अनवर साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में कोलकाता से शामिल हो रहे होंगे इंडियन जूनियर क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अमिकर दयाल साहब भी। फौरन हाजिर होते हैं। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इस सेगमेंट में खेल सहाफी शबाब अनवर साहब, आपका खैर मकदम है। और फोन लाइन के जरिए कोलकाता से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं इंडियन जूनियर क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अमिकर दयाल साहब, आपका भी खैर मकदम है। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर रोहित शर्मा ने एक तारीख रकम कर दी है। रोहित शर्मा ने रनों की ऐसी बारिश की जिसका शायद ही कोई तस्वुर कर सकता था। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर ही नहीं बनाया, बल्कि दूसरी बार डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग के सबसे बड़े स्कोर 219 रनों का रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि 264 रन बनाकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे तोड़ पाना शायद नामुमकिन हो। रोहित शर्मा ने अपनी 264 रनों की पारी के दौरान 33 चौके और 9 छक्के लगाए। उन्होंने सभी श्रीलंकाई गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि क्रिकेट की तारीख में उनका नाम अब सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। रोहित शर्मा को शिखर धवन की जगह टीम में शामिल किया गया था। रहाणे के आउट होने के बाद उन्होंने पारी को संभाला और अपनी इस धमाकेदार पारी के दम पर
टीम इंडिया का स्कोर 404 तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए इस मैच की ज्यादा अहमियत नहीं, क्योंकि टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। 2 months break, so I'm not really tired. I was ready to bat another 50 overs. But yeah, jokes apart, I was determined and dedicated to get a big one. Once I got to 50, I knew that I had to convert because it was a good batting wicket. And we know, the scores here, even the 300, 350 are easily chaseable in the light. So we wanted to get a big score, and that made me, stay there as long as possible. And I converted 100 into 150, and then 150 into 200, and then 250. हमारे साथ दोनों मेहमान शामिल हैं बातचीत में। स्टूडियो में मौजूद हैं शबाब अनवर साहब, फोन लाइन के जरिए कोलकाता से बातचीत में शामिल हैं। इंडियन जूनियर क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अमीकर दयाल साहब, आपका खैर मकदम है। अमीकर दयाल साहब, रोहित शर्मा ने हिस्ट्री क्रिएट की है, क्या कहते हैं? हम तमाम लोगों की तरफ से रोहित शर्मा को मुबारकबाद, लेकिन इससे कितनी उम्मीदें फ्यूचर में वाबस्ता हो जाती हैं? अमीकर दयाल साहब जी। ऐसा है कि जो परफॉर्मेंस आज उसने दिया है वो जरूर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। वनडे में डबल सेंचुरी बनाना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन हाँ, कंडीशन उनकी फेवर में थी, विकेट बहुत अच्छा था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यदि इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, कई जितना इनमें टैलेंट है उसके हिसाब से इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा दिख नहीं रहा था कई सालों से। उम्मीद बहुत थी इनसे, तो चलो एक इनका परफॉर्मेंस हुआ है और एक उम्मीद जगी है कि वर्ल्ड कप जब होगा उस दौरान आपको इनकी कॉन्फिडेंस लेवल शायद बेहतर हो जाएगी और भारत को उससे फायदा मिल सकता है। तो क्या अब ये माना जाए कि रोहित शर्मा की जगह वर्ल्ड कप टीम में पक्की है, ये ऐसा लगता है, उम्मीद की जानी चाहिए? जैसे कोई डबल सेंचुरी बना रहा है वनडे में और ये रोज रोज तो बनता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी ये आप मान सकते हैं कि ये उनकी जगह पक्की है। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको उनकी फॉर्म वापिस आई होगी और उनको एक कॉन्फिडेंस, नया कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा, जो कि ये देखने को मिल नहीं रहा था, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे हो नहीं पा रहा था। एक मैच में वो 40, 30, 35 पे बनाते थे अच्छे, उसके बाद वो विकेट अपनी गवा के थ्रो करके चले आते थे। तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि वो लंबे पारी खेलने की इच्छुक है, रन बनाने की इच्छुक है, जो कि अगर ये इसको मेंटेन करते हैं तो वर्ल्ड कप में जरूर भारत को कुछ अच्छा योगदान दे पाएंगे। जी जी जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। अमीकर दयाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबाब अनवर साहब। शबाब अनवर साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से यंग ब्रिगेड का परफॉर्मेंस हालिया दिनों में नजर आया है, क्या इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि टीम इंडिया अगले वर्ल्ड कप में फातेह होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि टीम इंडिया को अपने खिताब का दिफा करना है। इस वक्त मौजूदा चैंपियन है वर्ल्ड कप की टीम इंडिया, और जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो नए लड़के आए हैं, खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं, वो जिस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं के भरोसे हम फिर वर्ल्ड कप में जाएंगे अपने खिताब का दिफा करने। और ये वजह है कि वीरेंद्र सहवाग और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम से बाहर हैं, अच्छा टैलेंट होने के बावजूद। 3 अहम खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त टीम से बाहर हैं, क्योंकि ये लड़के से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अमीकर ने एक बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया कि काफी मुश्किल में थे रोहित शर्मा, काफी दिनों से ज्यादा स्कोर लंबा नहीं कर पा रहे थे, और पिछले इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसके दौरान वो अनफिट भी हो गए थे, जिसकी वजह से टीम के बाहर हुए थे। लेकिन इस सीरीज में उन्हें मौका मिला। उस सीरीज का जो एक श्रीलंका के खिलाफ जो एक मैच हुआ था, जो कि प्रैक्टिस मैच होता है, उसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, और उसमें सेंचुरी बनाकर उन्होंने अपने इशारे दे दिए थे, और उसके बाद मौका मिलते ही उन्हें जगह दे दी गई। सीरीज जीतने के बाद हालांकि उन्हें जगह दे दी गई पूरी तरह से। महेंद्र सिंह धोनी जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं कि सीरीज अपने कब्जे में, तब तक किसी खिलाड़ी को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि कोलकाता के ईडन गार्डन पर, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैदान है, ये रिकॉर्ड इंतजार कर रहा है रोहित शर्मा का। और इस तरह के रिकॉर्ड अक्सर वहीं बनते रहे, चाहे वो टेस्ट मैच में वीवीएस लक्ष्मण का रिकॉर्ड रहा हो या और अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड रहा हो। और खास बात खालिद साहब ये है कि अब तक जो 4 डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में 50 ओवर्स में बनी है, वो चारों हिंदुस्तान के नाम है। 2 रोहित शर्मा के नाम, एक सचिन तेंदुलकर ने बनाई और एक वीरेंद्र सहवाग ने। तो 4 डबल सेंचुरी चारों हिंदुस्तान के नाम। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वनडे क्रिकेट में इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम जो है पूरी तरह से हावी है। जी, अमीकर दयाल साहब,
क्या जिस तरह से परफॉर्मेंस नजर आया है कि 2 डबल सेंचुरी रोहित शर्मा के नाम रही और रोहित शर्मा ने जिस तरह से परफॉर्म किया इस 264 रन में और 176 गेंदों में उन्होंने 264 रन बनाया, क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में वो एक बड़े क्रिकेटर के तौर पर उभर कर सामने आएंगे, एक जिनका हिस्ट्री में नाम भी होगा, उनका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा, गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए? जी अमीकर दयाल साहब। शबाब अनवर साहब, ये सवाल अब काफी लोगों के जहन में अब आने लगा है कि 264 रन की जिस तरह से पारी खेली है रोहित शर्मा ने, क्या एक अजीम खिलाड़ी के तौर पर मुस्तकबिल उनका इंतजार कर रहा है, ऐसा माना जाना चाहिए? आज के रिकॉर्ड के बाद तो जाहिर सी बात उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, लेकिन अहम बात जैसा कि अमीकर ने भी कही कि कंसिस्टेंसी अपने परफॉर्मेंस में बरकरार रखनी होगी, जो कि पिछले दिनों में रोहित शर्मा के साथ देखने को नहीं मिल गया। कारकर्दगी में तसलसल क्रिकेट के खेल में बहुत मानी रखता है, क्योंकि इतने सारे लंबी लाइन लगी हुई है पीछे और भी यंगस्टर्स की कि अगर आप लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ अगले मैचों में अगर आप पुअर आउट हो जाते हैं तो आपकी इस परफॉर्मेंस को लोग भूल जाते हैं। अमीकर दयाल साहब फोन लाइन के जरिए दोबारा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमीकर दयाल साहब, रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस रहा, 2 डबल सेंचुरी उन्होंने अपनी अब तक के करियर में बनाई है और 264 रनों में जिस तरह से उन्होंने चौके और छक्के लगाए, 176 गेंदों में 264 रन बनाए, क्या इस परफॉर्मेंस को देखकर यह माना जाए कि फ्यूचर का एक बड़ा, एक अजीम खिलाड़ी बनने की राह पर हैं वो? देखिए, कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जो करियर का स्टार्ट हुआ था एक काफी टैलेंटेड यंगस्टर के रूप में हुआ था, लेकिन उस मुताबिक उनका परफॉर्मेंस एक रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पा रहा था। जी जी। जहां तक तेंदुलकर की बात है, वो शुरुआती जब से उनका डेब्यू हुआ कम एज में, उस समय से ही बड़े डिपेंडेबल और परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे और इसलिए आज उनका रिकॉर्ड वो दिखता है। जी जी। तो उसकी बराबरी तो और इससे कंपेरिजन सही नहीं होगा। इनका थोड़ा डिफरेंट जरूर है और परफॉर्मेंस अभी हम आगे का नहीं सोचना चाहिए, हमें वर्ल्ड कप का सोचना चाहिए, क्योंकि इतने दिन के बाद उनको लग रहा है कि रोहित यूजफुल प्लेयर इंडिया के हो सकते हैं, तो उनका फोकस भी केवल वर्ल्ड कप ही तक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी प्लेयर का बड़े प्लेयर से, तो एक अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर भी बनता है उन पर परफॉर्म करने का, और वो सही बात नहीं है। वो चाहे वो हमारी तरफ से हो या कोई इनके वेलविशर की तरफ से नहीं हो, कंपेरिजन सही नहीं होता। और ये तेंदुलकर से अभी शुरुआती दौर है, जी कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। जी जी। तो वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो क्या डिफेंडिंग चैंपियन है इंडिया, क्या उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से यंग ब्रिगेड्स का परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या इस बार भी हमें कामयाबी मिल सकती है मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हुए? इस चीज का विरोधी रहा हूँ कि हम हमेशा यंग ब्रिगेड बोल के ये डालते हैं कि हम आगे की टीम तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर की टीम तैयार कर रहे हैं। हमें आज जो बेस्ट टीम है हमें वो उतारना है, आज जो बेस्ट फॉर्मर है उसको खिलाना है। तो जब भी आपको याद होगा, जब भी ये इंडिया की परफॉर्मेंस खराब हुई थी पास पहले, तो सिलेक्टर या फिर बोर्ड ये बोल के बच जाती थी कि हम आगे की टीम बना रहे हैं, फ्यूचर की टीम बना रहे हैं। हमें आज के लिए जो बेस्ट अवेलेबल टीम है वो हमें चुनना है, और हमको लगता है कि अब उसमें यंगस्टर्स काफी हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल जरूर सीनियर प्लेयर्स उनसे बेहतर होगा। और आज के दिन में ये वनडे क्रिकेट में फील्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो जरूर पहले के मुताबिक आज वनडे में यंगस्टर्स का बोलबाला ज्यादा होगा। और देखते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी मोटा मोटी आप देखेंगे कि जितने भी यंगस्टर्स इनका मैच्योर है और काफी अच्छा है, तो उम्मीद की जा सकती है जी ये करेंगे लोग यंगस्टर्स। जी, यानी अच्छी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीकर दयाल साहब, फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शबाब अनवर साहब, चलते चलते क्या लगता है आपको, क्यों एक तो वो बोल रहे हैं जैसा कि अमीकर दयाल ने कहा कि यंग ब्रिगेड की तरफ जोर नहीं देना, फ्यूचर टीम बनाने की बात नहीं करनी चाहिए, मौजूदा क्रिकेट की टीम कैसी है उस पर जोर देना चाहिए, उसी से नतीजे आते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में के लिए यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं से फ्यूचर एंगल को देखना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप आते आते किसका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो वैरी करता रहता है। क्या
फ्यूचर की तरफ नहीं देखा जाना चाहिए? यंग ब्रिगेड को उस मुताबिक नहीं ग्रूम किया जाना चाहिए? नहीं, वर्ल्ड कप के लिए ये आज ये जो सीरीज खेली जा रही है इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज्यादा मैचेस खेलने नहीं है इंडिया को। तो अभी जो टीम जो परफॉर्म कर रही है उसी की बुनियाद पर वर्ल्ड कप की टीम चुनी जाएगी। और रही बात रोहित शर्मा की, तो ये बहुत दिलचस्प बात है। पूरे डिस्कशन में खालिद साहब आपको बताना चाहेंगे, किस्मत से उनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है क्योंकि श्रीलंका का हिंदुस्तान का दौरे का कोई शेड्यूल नहीं था। आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम किसी वजह का दौरा छोड़ करके चली गई, तो जो बीसीसीआई को जो खसारा हो रहा था पैसे का उसे पूरा करने के लिए ये श्रीलंका को हंगामी तौर पर बुलाया गया था, लेकिन होना कुछ और था। किस्मत से वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम चला गया, वरना शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन मजमूई तौर पर जैसे कि अमीकर ने भी कहा कि हमें देखना यह कि वर्ल्ड कप में कैसी टीम उतारनी है। वर्ल्ड कप एक ऐसी जगह पे हो रहा है जहां के काफी उछाल वाली पिचें हैं, हिंदुस्तान से बाहर बल्कि एशिया से बाहर हो रहा है, तो वहां पर अपने खिताब का दिफा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त वनडे क्रिकेट में इंडियन टीम खेल रही है, यकीनी तौर पर काफी उम्मीद है। जी, यानी जो मौजूदा टीम है उससे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जहां तक रोहित शर्मा की बात है, यकीनी तौर पर उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो मौका नहीं था। उन्हें कहीं ना कहीं से इसे गुड लक कहा जाए उनके लिए कि उन्हें मौका मिला और उन्होंने 264 रन की पारी खेली। और ऐसा लगता है उनकी इस पारी से कि उनका फॉर्म जो खराब चल रहा था वो फॉर्म वापस आ गया है और वो वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब अनवर साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।